गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन पर्यावरण भूगोल में अपन पढ़ेंगे कि भू जैव रासायनिक क्या होता है, या अपन पढ़ते हैं जलीय चक्र क्या होता है। यानी जो जल का चक्र है जो पृथ्वी पर, और वो किस प्रकार से चलता रहता है, उसके मध्य किस प्रकार से क्रिया होती है कि वो जल वापस वाष्प में बदल जाता है और वाष्प से वापस वो संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस आता है और वही धरातल पर वापस आकर महासागरों, झीलों, सागरों, नदियों में आदि में मिल जाता है। तो जो ये जो सर्कुलेशन, जो ये चक्र चलता रहता है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और अब दूसरा टॉपिक है हमारा एक और कि जैव भू रासायनिक चक्र, यानी जो जीव है जो भू रासायनिक यानी पृथ्वी में मिलकर और रासायनिक चक्र की क्रिया से वापस यानी जैविक अजैविक तत्व वापस बन जाते हैं। जो अजैविक तत्व वो जैविक बनेगा, फिर वापस अजैविक बन जाएगा। तो वो किस प्रकार से बनता है, या कोई जैविक तत्व वो अजैविक होगा फिर वापस जैविक में बदल जाएगा, तो वो किस प्रकार से बदलता है, उनके बारे में आज अपन मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जलीय चक्र क्या होता है और वो किस प्रकार से धरातल के ऊपर या वो किस प्रकार से प्रक्रिया के ऊपर चलता रहता है। जो धरातल के ऊपर जो जल है वो किस प्रकार से क्रिया करके जलीय चक्र के रूप में धारण करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जलीय चक्र, यानी जलीय चक्र क्या होता है और ये क्या है, इसके स्रोत क्या क्या है जलीय चक्र के। तो सबसे पहले बात करते हैं जलीय चक्र की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले अपन अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि जलीय चक्र के जो स्रोत है, जैसे नदी है, नाले है, तालाब है, समुद्र है, भूमिगत जल है, धरातलीय जल है, या महासागर है, या अपन कह सकते हैं सागर है, इन सभी का जो जल है, इन सभी का जल क्या होगा। जैसे अपन ये बात कर लेते हैं, इधर वाला भाग ये पूरा आपके क्या है, जल, ये जल है, ये वाला भाग है आपके जलीय भाग। ये जो जलीय भाग होता है, इस जलीय भाग का क्या होगा, जब सूर्य की जो किरणें होती है, जब सूर्य की ताप या जब सूर्य की किरणें इस धरातल के ऊपर आएगी, तो जिस जलीय भाग के ऊपर ये सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो वहां के सूर्य के ताप के कारण वहां का जल है जो कुछ वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाएगा। कुछ क्या होगा, जल वाष्प के रूप में क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। यानी जो धरातल पर जो समुद्र है, महासागर है, उनके जल के ऊपर जब सूर्य की किरणें सूर्य ताप के कारण जब गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी, तो कुछ जल का भाग है जो वाष्प का रूप धारण करके वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ जाएगा। जैसे इस प्रकार ये तीर किए हुए, ये ऊपर की ओर जाएगा जल वाष्प के रूप में। और जब ये वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाएगा, तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर कुछ एक ऐसी किलोमीटर यानी कुछ एक ऐसी दूरी आएगी जहां पर ये जो गर्म जो हवाएं हैं ऊपर उठ के जो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठ के वायुमंडल में गई है, वो वहां पर एक निश्चित दूरी के ऊपर, यानी अपन कहते हैं वो जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है। तो जैसे जैसे यहाँ से ये जो गर्म पवन है जल वाष्प के रूप में ऊपर गई है, ये कहीं एक जगह या निश्चित स्थान या निश्चित दूरी पर जाकर क्या होगी, यहाँ पर ये कुछ आर्द्रता के रूप में संघनित हो जाएगी। क्या होगी, वहां पर कुछ जाकर वहां पर ये वापस धीरे धीरे ये गर्म हवाएं जो जल वाष्प लेकर गई थी, ये ठंडी हो जाएगी। और ये ठंडी हो जाएगी यहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी एक दूरी मान ली, यहाँ पर मान लो ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये ठंडी होगी, तो यहाँ पर इनके साथ में कुछ संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया यानी संघनन होगा वहां पर वायुमंडल के ऊपर, जब ये गर्म जल वाष्प की जो हवाएं हैं ऊपर उड़ती हैं और ये एक निश्चित दूरी पर जाएगी और निश्चित दूरी पर वहां पर आर्द्रता ग्रहण करेगी, और फिर वहां पर जो क्रिया होती है संघनन की क्रिया, उस संघनन की क्रिया के द्वारा वहां पर फिर वापस से वर्षण शुरू हो जाता है। यानी वहां जब संघनन की क्रिया होगी तो यहाँ से वापस वर्षा के रूप में पानी क्या होगा, धरातल पर आएगा। वर्षा के रूप में जो पानी है वो धरातल पर वापस आ जाएगा संघनन की क्रिया से। तो जो वर्षा के रूप में जो पानी आएगा, वो पानी जरूरी नहीं पानी के रूप में हो, वो वर्षा का जल पानी के रूप में हो सकता है, वर्षा का जल बर्फ के रूप में यानी हिम वर्षा के रूप में हो सकता है,
वर्षा का जल है जो ओलावृष्टि यानी अपन कह सकते हैं ओले पड़ना, ओलों के रूप में भी हो सकता है, यानी वर्षा जल के कई रूपों में हो सकता है। तो वो जो वर्षा का जल वापस धरातल की ओर आएगा और वर्षा के रूप में या ओलों के रूप में, तो जहां पर भी वो गिरेगा, जिस स्थलीय भाग पर गिरेगा, तो वो वापस यहाँ पर, जैसे कोई झील है, इस झील में आ गया, कोई महासागर है, कोई स्थल भाग है, तो इस प्रकार ये महासागर से गया था और वायुमंडल में गर्म होकर गया था जल वाष्प के रूप में, और वापस आर्द्रता ग्रहण करके संघनन की क्रिया द्वारा वापस धरातल पर आ गया। तो इस प्रकार से ये जलीय चक्र क्या होता है, ये चलता रहता है। और मान लो कहीं झील में हो गया तो ये वापस झील है, ये मान लो कहीं समुद्र है तो ये समुद्र में आ गया। तो यानी यहाँ से महासागर से जल होता वापस गया और वापस महासागर में मिल गया। इस प्रकार जो जलीय चक्र है या जो जलीय क्रिया है वो क्या होती है, चलती रहती है। तो अपन इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार मैं वापस इसको मिटा के आपको और अच्छे से बताता हूं। तो देखो, नदी, नालों, तालाबों, समुद्रों, भूमिगत व धरातलीय वायुमंडल में जल वायु के रूप में, उच्च अक्षांशों या पर्वतीय भागों में हिम के रूप में, यानी अपने कह दिया जैसे भूमध्य रेखा है वहां पर तो जल अधिक तापमान के कारण क्या होगा, जल के रूप में मिलेगा। और जैसे भी अपन उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे या पर्वतों के ऊंचे भाग पर जाएंगे तो वहां पर जो जल है वो हिम के रूप में मिलेगा, यानी बर्फ के रूप में, बर्फ की चादर के रूप में मिलेगा। क्योंकि वहां का तापमान कम है तो वो बर्फ क्या हो, वो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इस कारण वहां पर क्या अपन को उच्च पर्वतीय स्थान या उच्च अक्षांश में अपन को क्या है, यानी अपन कह सकते हैं ध्रुवों पर अपन को बर्फ के रूप में जल मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं अगली बात कि महासागरों का जल सूर्य ताप द्वारा गर्म होता है। अभी मैंने आपको बताया ये महासागर है, ये सूर्य का ताप है, जब ये किरणें आएगी तो ये गर्म, यहाँ पर सूर्य के ताप के कारण ये जो जल ऊपर की सतह है वो गर्म होकर क्या होगी, जल वाष्प के रूप में। फिर अपन बात करते हैं जब गर्म होता है तो तीव्र वाष्पीकरण होता है, तो क्या हो जाएगी क्रिया, महासागरों के ऊपर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इस तरह वायुमंडल में आर्द्रता का निर्माण होगा। जब ये जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता उत्पन्न हो जाएगी, यानी आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये ऊपर जाएगी फिर ये धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, ये हवाएं क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं आर्द्रता का निर्माण होगा और इस जल वाष्प का हवाओं द्वारा महासागरों व महाद्वीपों पर परिवहन होता है। ये जो हवाएं महासागरों से, महाद्वीपों से, यहाँ से ऊपर की ओर परिवहन हो जाती हैं क्योंकि जल वाष्प के रूप में। फिर ऊपर उड़ती हुई हवाओं के कारण वायु में स्थित नमी, वायु में जो नमी है, आर्द्रता है, उनके साथ में जो क्रिया करती है, यानी उस स्थित नमी का संघनन होता है। जो यहाँ से जल वाष्प गर्म वायु गई थी, यहाँ की जो कुछ आर्द्रता उनके साथ मिल जाएगी, उनके साथ क्रिया करेगी और फिर वो संघनन के रूप में वापस धरातल की ओर वर्षा के रूप में, वर्षा जल के रूप में या हिम वर्षा के रूप में धरातल पर वापस आएगी। इस प्रकार जो धरातल पर वर्षा या वर्षण के रूप में सीधे नदी में, झीलों में, जल भंडारों में, वनस्पतियों पर या वाष्पोत्सर्जन होने से सही, यानी कुछ जो वर्षा जल है जो वनस्पति है या वन्य भाग है वहां पर वापस वहां से कुछ जल वाष्प के रूप में, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं वो पेड़ पौधे, तो उनके द्वारा वापस सही हो जाएगा, या झीलों में वापस जल वाष्प द्वारा हो जाएगा। तो कुछ हिम के रूप में धरातल पर होता है। इस प्रकार जलीय चक्र हमेशा चलता रहता। तो एक बार हम वापस यह बात करते हैं, जैसे ये बड़ा चित्र बना देता हूं मैं आपके, जैसे ये आपके महासागरीय भाग हो गए, ये हो गया महासागर। फिर यहां से ये हो गए सूर्य, ये क्या हो गया, सूर्य। अब ये जो सूर्य की किरणें हैं जब महासागरीय भाग पर आएगी, सूर्य की जो विकिरण है ये क्या होगी, महासागरीय भाग पर आएगी और महासागरीय भाग का जो सतही भाग है, जैसे ये वाले, ये सतही भाग, इसको अपन कहते हैं सतही भाग।
सतही भाग का क्या होगा, सूर्य की किरणों के द्वारा यहां से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। सतही भाग का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ये वाष्पीकरण क्या होगा, यानी ये वाष्पीकरण यानी ये गर्म हवाएं, अपन ये कह सकते हैं गर्म हवाएं, वाष्पीकरण होकर ये गर्म हवाएं का ऊपर जाएगी और ऊपर एक निश्चित दूरी, अपन यहाँ कह सकते हैं एक निश्चित दूरी, या अपन कह सकते हैं निश्चित सीमा तक, निश्चित दूरी का या निश्चित सीमा तक जाएगी और फिर यहाँ वापस निश्चित दूरी या निश्चित सीमा पर जाकर क्या होगा, यहाँ पर जो आर्द्रता है वायुमंडल में, आर्द्रता या जो नमी है वायुमंडल में, वायु में, तो इस नमी के साथ ये दोनों जब वापस मिक्स हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, संघनन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। और संघनन के कारण क्या होगा, संघनन के कारण क्या होगा, वर्षा होगी। संघनन के कारण क्या होगी, वर्षा। और वर्षा कई रूपों में होगी। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर वर्षा हुई तो ये जल के रूप में हो गई। जैसे कोई यहाँ पर पर्वत है तो यहाँ वर्षा हिमकण के रूप में हो जाएगी, हिमकण के रूप में। और अपन कह सकते हैं ये जो वर्षा का जल है, जैसे ये समुद्र में मिल गया वापस, यहाँ पर स्थल भाग पर आ गया, यहाँ पर पर्वत पर आ गया, ये कहीं नदी में जाकर सीधा मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो नदी का, जो महासागर का जल था या झीलों का या नदी का या महासागरों का जो जल था, जो ऊपर जो एक प्रक्रिया के द्वारा क्या हो गया, ये वायुमंडल में गया जलवाष्प के रूप में, वहां की जो आर्द्रता या नमी से संघनित होकर दोनों, और जो ये वापस संघनन होकर वर्षा के रूप धारण किया। तो इस प्रकार ये जलीय चक्र है जो इस रूप पर चलता रहता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं, जलीय प्रक्रिया या जलीय चक्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलीय चक्र क्या होता है या जलीय चक्र के बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं। तो अगली बात अपन करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब ये हो गया जलीय चक्र। अब अपन बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। यानी अगर अपन इस शब्द को तोड़े, जैव यानी जीव जंतु और भू यानी पृथ्वी, अपन कह सकते हैं जैव यानी जीव जंतु या जैविक पदार्थ, फिर या जैविक तत्व, फिर अपन कहते हैं भू यानी भूमि, और फिर अपन कहते हैं रासायनिक चक्र यानी उसके अंदर जो मिले हुए रासायनिक पदार्थ, उर्वरक वगैरह, खाद बीज वगैरह, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो, और चक्र। अब अपन इनकी बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों तथा अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब ये किस प्रकार से होता है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा डायग्राम बनाया। अब मैं इधर आपको एक बड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ये क्या होता है। यानी जैसे अभी आपने जलीय चक्र पढ़ा, वैसा का वैसा जैव भू रासायनिक चक्र है। पहली बात, इसमें एक दूसरी बात बता देता हूं कि जो ये अजैविक या जो रासायनिक तत्व होते हैं, अजैविक या जो रासायनिक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन को प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो भूमि का, जीवों का वो रासायनिक चक्र है, ये हमेशा से चलता रहता है। यानी जो अजैविक पदार्थ है वो जैविक में आएंगे और जैविक से वापस अजैविक में आएंगे, और इस प्रकार ये वापस क्या होता है, चक्र चलता रहता है। वो कैसे चलता है, जैसे मैं बता देता हूं। मैंने यहाँ लिखा अजैविक तत्व, फिर लिखा जैविक तत्व, फिर वापस पुनः अजैविक तत्व में किस प्रकार बदलते हैं, ये कैसे चक्र चलता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे ये मैंने बात की, यहाँ पे है अपन की मिट्टी, जैसे मैंने बात की, ये है आपकी मिट्टी, ये है मिट्टी। मिट्टी में कोई पेड़ पौधा, यहाँ पे जैसे ये मान लो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़, ये पेड़ है, ये अब अजैविक तत्व है मिट्टी, और ये जैविक तत्व है, ये क्या हो गया, ये जैविक, क्योंकि पेड़ पौधा जीव है, ये जैविक। अब इस पेड़ पौधे पे जैसे मान लो कोई टिड्डा, इस पेड़ पौधे को कौन खा सकता है, टिड्डा खा सकता है। इस पेड़ पौधे को कौन खा सकती है, चिड़िया खा सकती है। इस पेड़ पौधे को कौन खा सकता है, यानी घास या पेड़ पौधा, इसको बकरी खा सकती है।
इस प्रकार इसको खा सकते हैं। टिड्डे को कौन खा सकता है? चिड़िया को कौन खा सकता है? इसको कुत्ता खा सकता है चिड़िया को। और टिड्डे को कौन खा सकता है? जैसे अपन कह सकते हैं टिड्डे को मान लो टिड्डा है, टिड्डे को ये बकरी को मान लो, इसको कहते हैं बकरी को मान लो कुत्ते ने खा लिया। बकरी को किसने खा लिया? या अपन कह सकते हैं बकरी को कुत्ते ने खा लिया। और फिर इस कुत्ते को कौन खाएगा? जैसे टिड्डे को मान लो किसी टिड्डे को मान लो कौवे ने खा लिया, ये कौवे ने खा लिया। अब जब कौवे को वापस किसने खा लिया? कुत्ते को खा लिया। कुत्ते को किसने खा लिया? जब कुत्ता मरेगा कुत्ते को कौन खा जाएगा? मान लो कुत्ते को शेर खा गया, और यहाँ पर भी मान लो कुत्ते को शेर खा गया। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ये सारे जीव है, और ये सारे जीव जब जीव अपघटक ये सब मर जाएंगे, मान लो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये अब शेर भी एक किसी न किसी अवस्था में, शेर भी एक अवस्था में उसकी भी उम्र होती है, वो भी मरेगा। तो जब मरेगा तो इस मरने वाले जीव को कौन खाएंगे? अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो जीव जंतुओं को खाकर वो अपघटक के रूप में वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यानी ये क्या होगा? अपघटक वापस इसको कहाँ मिला देगा? मिट्टी में। यानी जो ये अजैविक प्रक्रिया थी, ये जो अजैविक प्रक्रिया थी मिट्टी, और ये जीव में आई थी, यानी जो जैव तत्व है जैसे पेड़ पौधे में आई थी। तो ये पेड़ पौधे में अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये भी बता सकता हूं कि ये जैसे पेड़ है कोई, तो इसको किसने खाया था? मानव ने खाया था। ठीक है, अब मानव मर गया तो मानव जैसे कोई मानव है तो उसको वापस वो मरा तो वो कहां जाएगा? वो वापस उसको जलाया जाएगा तो वो वापस मिट्टी में आ जाएगा। यानी जैविक अजैविक तत्व था, फिर जैविक में आया था इसके गुण, और इसके गुण मानव में आए थे, मानव यानी जैविक हो गए, जैविक से वापस अजैविक तत्व में आ गए। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको बताया, अजैविक तत्व जैविक तत्व वापस अजैविक तत्व में आ जाता है। यानी ये जो सर्किल चलता रहता है इसी को अपन क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे वापस बता देता हूं, जितने भी उपभोक्ता हैं, जैसे ये मिट्टी है अजैविक तत्व है। अब ये अजैविक तत्व इस मिट्टी में जितने भी पेड़ पौधे उगने वाले हैं, जितने भी पेड़ पौधे, इनका सेवन मानव भी करता है भोजन के रूप में, इनका सेवन पशु पक्षी भी करते हैं भोजन के रूप में, इनका सेवन जो जानवर होते हैं जंगली जानवर वो भी करते हैं। अब इन सभी जंगली जानवरों को खाने वाली चीजें अलग अलग है। जैसे टिड्डे को कौवा खा गया, कौवे को कुत्ता खा गया, कुत्ते को फिर ये खा गया। फिर अपन कहते हैं जैसे चिड़िया को कुत्ता खा गया, कुत्ते को शेर खा गया, फिर ये भी मर जाएगा। फिर बकरी को मान लो हिरण खा गया या कुत्ता खा गया, फिर शेर खा जाएगा। फिर मानव है, मानव ने पेड़ पौधे से जैसे फल है आम खाया, आम से फिर मानव में आ गया वो गुण, फिर मानव मर जाएगा तो मानव की भी अपघटक के रूप में हो जाएगा। तो ये जो सारी फर्स्ट उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता अपन कह सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो ये सारे जब मर जाएंगे किसी न किसी समय, यानी एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये सारे जीव जंतु मर जाएंगे, तो उस मरने के बाद ना ये वापस क्या होंगे? अपघटक के रूप में बदल जाएंगे। और जब ये अपघटक के रूप में बदल जाएंगे तो ये वापस क्या होंगे? मिट्टी के रूप में मिल जाएंगे। यानी जो अजैविक पदार्थ था वो जैविक प्रक्रिया में चलता चलता वापस अजैविक में आ गया। और अपन इसको क्या कहते हैं? इसको एक श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जो ये एक चेन चलती है, इसको इस एक को अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जब ये चेन 3 हो गई, 1 2 3, जैसे मैंने 1 बना दी, फिर ये 2 बना दी, फिर 3 ये बना दी, फिर ये 4 बना दी। जब ये 4 श्रृंखलाएं ऐसे चलती है तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं खाद्य जाल। इसको क्या कहते हैं? खाद्य जाल। यानी जो अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है? तो खाद्य श्रृंखला तो ये हो गई जैसे एक वाली, जैसे मिट्टी से पेड़ हुआ, पेड़ को कोई ने खाया, टिड्डा ने टिड्डा को, कौवा ने खाया, कौवा को कुत्ते ने खाया, कुत्ते को फिर कुत्ता मर गए तो इसके अपघटक हो गए, जीव जंतुओं ने खा लिया, बाज वगैरह ने, फिर वो अपघटक के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक चेन होती है इसको अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। ये जो एक होती है उसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जब खाद्य श्रृंखला 3 4 हो जाए
वो एक जाल का रूप ले ले, एकदम जटिल जाल का रूप ले ले, तो इस पूरी श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। इस पूरी श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये चेन चलती रहती है और लास्ट में ये इनको क्या, मरे हुए जीव जंतुओं को, जानवरों को, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाकर क्या करता है? अपघटक के रूप में बदल देते हैं और वो वापस खाद का रूप में प्रयोग हो जाता है या मिट्टी के रूप में वो बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये श्रृंखला क्या होती है? चलती रहती है। इसको अपन कहते हैं, जैसे अपन ने यहाँ लिखा था कि अजैविक जो तत्व होते हैं वो जैविक बन जाएंगे। जैसे अजैविक को कौन खाएगा? जैविक को फिर अपन ये आहार श्रृंखला के रूप में काम में लेते हैं और फिर वापस अजैविक तत्वों में बदल जाते हैं, फिर वापस अजैविक तत्वों में बदल जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पोषक तत्वों के संचरण व चक्रण से जैव भू रासायनिक चक्र को दो भागों में बांटा गया है। यानी पोषक तत्वों के आधार पर अपन इस जैव चक्र को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला, जैसे सभी पोषक तत्वों के एक साथ संचरण व चक्रण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। पहले अपन क्या कहते हैं? पहले चक्र में, पहले में के सभी जो पोषक तत्व उनका सबका एक साथ अपन संचरण व चक्रण का अपन उपयोग करते हैं या इनकी प्रक्रिया का अपन अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या कहा गया कि एकांकी पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण का अध्ययन जैसे अपन अलग अलग रूप से करते हैं। एक तो पूरे पर्यावरण में अपन जैसे पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं और अपन पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष या निश्चित इकाई का अपन अध्ययन करते हैं, वैसा का वैसा यहाँ पहले में सभी पोषक तत्वों का एक साथ अध्ययन करते हैं और दूसरे में एकांकी पोषक तत्वों को अपन ले लेते हैं। जैसे ऐसा एकांकी पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण का अध्ययन जैसे अपन जलीय चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, गंधक चक्र आदि के रूप में अपन करते हैं। तो अपन ने आज पढ़ा अपन ने जलीय चक्र और जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, ये दो। अब आपको इस चित्र के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सर ने जो अजैविक जो यहाँ पर मैंने स्टार लगा के लिखा कि अजैविक तत्व जैविक तत्व में आते हैं, फिर वापस पुनः अजैविक तत्व में आते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को अपन क्या कहते हैं? वो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगर ये चित्र किसी को समझ में आ गया तो इसका मतलब है ये आप लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। और ये लैंग्वेज सर ने बोल दी लेकिन ये चित्र समझ में नहीं आया तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको एक बार मैं वापस बता देता हूं कि जो कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो अजैविक रूप से जो प्रक्रिया शुरू होती है। मान लो यहां से अजैविक तत्व है आपका मिट्टी। मिट्टी में जो पेड़ पौधे उगेंगे वो है पेड़ पौधा है जैविक, ये जैविक। इस पेड़ पौधे को जैविक तत्वों को मैंने अलग अलग खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आपको समझाया कि इसको कौन कौन खा सकता है। फिर इसके इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता कौन कौन खा सकता है, फिर द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता कौन कौन खा सकते हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता का कहीं ना कहीं रूप से मृत्यु हो जाती है और वो लास्ट स्टेज पे होते हैं। तो वहां पर कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर उसको अपघटक के रूप में बदल देते हैं, खाद वगैरह या मिट्टी वगैरह में बदल देता है और जो अपघटक के रूप में बदलते हैं फिर वो वापस क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है, अजैविक तत्वों में मिल जाता है। इस प्रकार जो चक्र चलता है, जो पृथ्वी के मध्य और जो जीवों के मध्य और फिर वो रासायनिक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे यहाँ पर खाद बीज वगैरह में, तो उनको अपन क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कहीं कहीं ये भी आता है भू जैव रासायनिक चक्र, ये लगभग एक ही है, इसमें नाम में अंतर है, बाकी एक ही है। चाहे जैव भू रासायनिक चक्र के हो चाहे भू जैव रासायनिक चक्र को, एक ही बात है। तो इस प्रकार आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि जो जलीय चक्र प्रक्रिया क्या होती है और जैव भू रासायनिक चक्र प्रक्रिया क्या होती है। थैंक यू। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो को प्रत्येक छात्र को इसका या प्रत्येक स्टूडेंट को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तरह आपके भाई बहन, आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ अध्ययन या स्टडी जरूर कर सके और इन वीडियो का उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।